नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, आज जो चर्चा का विषय यह है कि जो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट है, यानी एक तरह का जीरो कूपन बॉन्ड है, उसको भारत सरकार के द्वारा यानी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा उसे सिक्योरिटी घोषित कर दिया गया है। सिक्योरिटी माने जैसा आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में देखते हो सिक्योरिटीज का खरीदना और बेचना, उसी तरह इसे भी सिक्योरिटीज घोषित कर दिया गया है 2 दिन पहले। तो क्या है न्यूज़, नहीं है, क्यों भारत सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया, सब कुछ कवर कर दूंगा इस वीडियो में। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर चाहे वो तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर का आता है तो उनका स्वागत है। तो साथियों, अगर आपको याद हो या आप मेरे साथ लगातार बने हुए हो मेरे चैनल के ऊपर में, हमारे चैनल के ऊपर में, तो मेरे द्वारा एक क्लास कराई गई थी कि सरकार का फॉरेक्स कम हो रहा है। इसमें यह मैंने बताया था कि किस तरह जो रुपया की वैल्यू है वो दिन प्रतिदिन मार्केट के अंदर में कम हो रही है और ये एक बड़ी समस्या बन चुकी है भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर। क्योंकि आप देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से भी इसे दिखाया था कि जो रुपया की वैल्यू है वो $1 बराबर 79 रुपीज तक कुछ पहुंच चुका है, जिससे यह चीजें हमें सामने देखने को मिल रही हैं। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि भारत का फॉरेक्स कम हो रहा है और इसके बाद 30 सेकेंड्स मुझे दीजिएगा। ओके, एक्चुअली हवा चल रही है ना, तो खिड़की वगैरह जो है ना वो खुलता है तो उसके बाद वो डिस्टरबेंस करता है। ओके, तो मैं कहाँ पे था। भारत का जो फॉरेक्स है वो कम हो रहा है। ये क्लास मेरे द्वारा ली गई थी, जिन्होंने नहीं देखा है जाके देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। पहले इसे आप देखिए, आई बटन के पास लिंक दिख रहा होगा, जाके देख सकते हैं। तो ये फॉरेक्स कम हो रहा है, ये दिख रहा है हम लोग को। भारत का जो रुपया का वैल्यू है वो कम हो रहा है। लेकिन 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 साहब, सबसे बड़ा बात पता है क्या है। अमेरिका में महंगाई जो है बढ़ती जा रही है। यह महंगाई अमेरिका में इस कदर बढ़ चुकी है ना कि इससे दूसरे देश भी प्रभावित हो रही हैं। हालांकि जब रूस और यूक्रेन, हालांकि महंगाई ऐसा नहीं है कि एक कारण है कि हाँ महंगाई को एक कारण है यूएस के अंदर में। यूएस का जो महंगाई का कारण है वो स्वयं यहाँ पे यूएस खुद है। इसलिए खुद है क्योंकि अगर आप अंतरराष्ट्रीय रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे या समझते होंगे तो आप ये चीज यहां पाएंगे कि जब यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई हुआ, पहले से ऐसे समझिए, यूएस के अंदर में जो अर्थव्यवस्था खराब हुई, महंगाई बहुत उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी थी। तो अब जो वहां पे बाइडन ताऊ हैं, उनको क्या करना था, उनको अपना वोट बैंक मजबूत करना था। वो इस फिराक में थे कि हाँ रशिया अगर यूक्रेन में लड़ाई हो तो फिर हम यूक्रेन को समर्थन देंगे, बार बार खुलेआम चुनौती देना। उसके बाद रशिया भी तो हाथ पे हाथ धरा बैठा नहीं रह सकता था, उसने कर दिया यूक्रेन पे वॉर। फिर लड़ाई क्या हुई, शुरू हो गई। यह बाइडन था, सोच के किए थे कि मेरा इंटरनेशनल इमेज बहुत बढ़िया बनेगा, मेरा वोट बैंक मजबूत होगा। लेकिन लेकिन अब उनके ही ऊपर इसका असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। क्योंकि साहब, आपका जो अमेरिका है वो रशिया के ऊपर में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है तेल और गैस के मामले में। और जब लड़ाई शुरू हुई तो इनके द्वारा लगातार सैंक्शन किया गया। भाई ये सैंक्शन लगा दो, डेली सुबह उठ के 10 सैंक्शन लगाते थे रशिया के ऊपर में। लेकिन उसका असर धीरे 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 इन्हीं के ऊपर पड़ने लगा।
जहां इन्होंने बोला सऊदी अरेबिया को कि जाके तुम तेल प्रोड्यूस करो। ओपेक की जब बैठक हुई थी, उसकी भी मैं न्यूज़ लाना भूल गया, मुझे माफ़ कीजिएगा। तो जब ओपेक की बैठक हुई थी उस दौरान भी यह कहा गया यूएस द्वारा सऊदी अरेबिया को कि तुम तेल की जो डिमांड है मार्केट में उसको बढ़ाओ, यानी तेल की सप्लाई बढ़ाओ, सॉरी। लेकिन सऊदी अरेबिया ने उल्टा काम कर दिया साहब। उल्टा काम क्या किया? तेल की सप्लाई को और कम कर दिया मार्केट के अंदर में। इससे तेल और महंगा हो गया। और अगर आप पढ़ते होंगे मेरे साथ तो मैंने बहुत बार ये चर्चा कर रखी है कि जो हमारा कोर इन्फ्लेशन होता है साथियों, वो कौन कौन सा होता है? कोर इन्फ्लेशन फूड होता है, और आपका मैं माउस से लिख रहा हूं फ्यूल होता है। ओके, ये दो मैंने पहले भी बता चुका है कि जो आपका कोर इन्फ्लेशन होता है वो फूड और फ्यूल होता है। इसके अंदर चेंज होना यानी मार्केट के अंदर में हड़कंप मच जाना। इसी चीज को साथियों आप ध्यान में अगर रखते हैं तो फ्यूल तो महंगा हो रहा था, इसका प्रभाव अब यूएस पे बहुत सारी इकोनॉमी डिपेंड है, भारत भी डिपेंड है, बहुत सारे अर्थव्यवस्था डिपेंड है। तो उनका महंगाई इतना बढ़ चुका है कि ये जून के माह में 9.1% तक टच कर चुका है। इस चीज को देखते देखते भारत सरकार ने भी सोचा कि महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, और उसका महंगाई का असर इस तरह भारत में पड़ रहा है कि जीएसटी भी, अब देखेंगे हाल में जो जीएसटी की मीटिंग, उसमें भारत सरकार के द्वारा जीएसटी बढ़ाया गया। अब साहब भारत सरकार को चाहिए पैसा, क्योंकि इधर हो रहा है फॉरेक्स कम, उधर यूएस की महंगाई बढ़ रही है, हमारा इकोनॉमी इंडिपेंडेंट नहीं है अभी तक, हमारा इकोनॉमी डिपेंडेंट है दूसरे कंट्रीज के ऊपर में। तो इस केस में क्या करें साहब? अभी तो चाहिए हमको पैसा। पैसा आएगा कहां से? लोन ले नहीं सकते, लोन का बर्डन बहुत है, गिरवी रखेंगे क्या? बहुत सारा सवाल है। अधिकतर चीज तो बेच चुके हैं, गिरवी रखेंगे क्या? तब साहब बात आई हमारी जो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा कहा गया कि क्यों ना हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड को सिक्योरिटी घोषित कर दें। अब ये आई न्यूज। अब मैंने ये जो कहानी कही, अब ये आप कनेक्ट कर पाओगे कि भारत सरकार के द्वारा जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट को क्यों सिक्योरिटी घोषित किया गया, क्या कारण रहा था। ये कारण यही है साथियों कि भारत सरकार ने बहुत खर्चा किया है दो कोरोना काल के अंदर में, एक तो 20 में, ऊपर से 21 के अंदर में बहुत ज्यादा खर्चा किया, वैक्सीन लगाया, तमाम तरह के चीजें दी, जबकि सरकार को पैसा आ नहीं रहा। सरकार को पैसा आ नहीं रहा, खर्चा का बर्डन बढ़ते जा रहा है, तो सरकार कब तक बैठे रहेगी हाथ पे हाथ धर के? इसलिए अब मार्केट से पैसा उठाने का बारी आया। तो इसी चलते जीरो कूपन बॉन्ड को, एक तरह से जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट भी इसको बोलते हैं, उसको सिक्योरिटी घोषित करने की नौबत आई। तो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 3 से एक बार सेशन को जरूर शेयर कर दीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। तमाम तरह की न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ने के बाद मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, काफ़ी रिसर्च करने के बाद। इसलिए आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा इंडियन इकोनॉमी एंड रिलेटेड इशू से। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर में भी आया था, 18 तारीख की न्यूज है, मैं आपके साथ दिखा रहा हूं कि जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड को सरकार के द्वारा सिक्योरिटीज घोषित कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इसमें यह कहा गया कि हम जीरो कूपन जीरो सिक्योरिटी बॉन्ड को जो सिक्योरिटी घोषित कर रहे हैं वो एक तरह से किस सिक्योरिटीज एक्ट के अंदर में आएगा? 1956 के अंदर में आएगा। अब ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम मार्केट से फंड उठा सकें और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकें। बेसिकली जो जीरो कूपन बॉन्ड है वो एनपीओ के द्वारा, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो प्रॉफिट के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करती उनको हम एनपीओ बोलते हैं, उनके द्वारा ये सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं और इससे हम ज्यादा से ज्यादा फंड उठा सकते हैं मार्केट के अंदर से और ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं। तो फंड रेज करने की जब बात आई तो अब तमाम तरह के सरकार जगह देख रही है कि कहां से हम ज्यादा से ज्यादा फंड राइज कर सकें।
तो 0 कूपन 0 इंस्टॉलमेंट जो बॉन्ड है साथियों, ये तो सेबी के एक रूल के अंदर में आएगा, लेकिन सेबी से भी पहले जो इसको रेगुलेट करेगा वो रेगुलेट करेगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। एक तरह का नोवल कॉन्सेप्ट है भारत के अंदर में, जो सर्व करता है प्राइवेट एवं नॉन प्रॉफिट सेक्टर्स को, ताकि वो कैपिटल के चैलेंज से बाहर निकल सके और कैपिटल और ज्यादा जुटा सकें। ओके, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा जब बजट सेशन चल रहा था 19-20 का, उसके दौरान ये बातें सामने निकल के आई थी, जब इन्होंने कहा था कि मैं क्या करूंगी, सिक्योरिटीज को, यानी बहुत सारे, मेरा इनिशियल स्टेप यही है कि बहुत सारा हम फंड, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक फंड राइज करें, ताकि इससे हमें क्या हो, आने वाले टाइम में फायदा मिल सके। तो ये चीजें साथियों सामने निकल के आई। ये जो काम करेगा 0 कूपन 0 प्रिंसिपल बॉन्ड, वो एक तरह से सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर ही काम करेगा, लेकिन इसके अंदर में भी जो आता है साथियों, वो कौन आता है, सोशल सिक्योरिटी एक्सचेंज। याद रखिएगा, सोशल सिक्योरिटी एक्सचेंज किसके अंदर में आता है, सेबी के अंदर में आता है। इसलिए, और इसका सोशल सिक्योरिटी एक्सचेंज इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए फंड राइज करता है। तो जो आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं उसी के अंदर में 0 कूपन 0 बॉन्ड आते हैं। अब 0 कूपन बॉन्ड होते क्या है, बड़ा सवाल। 0 कूपन बॉन्ड एक तरह का आपका समझिए बॉन्ड होता है जिसको आप कम प्राइस पे इशू करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट उस पर जारी नहीं किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, और एट द टाइम जब आप उसको रिडीम करते हैं तो आप उसे फेस वैल्यू पे रिडीम करते हैं। कैसे साहब, थोड़ा समझाइए सर। देखिए, जैसे मान के चलिए कोई सिक्योरिटी 100 रुपए का है, लेकिन भारत सरकार इसको आपको 55 रुपया ही में दे रही है। कब दे रही है, 1 अप्रैल 2022 को। लेकिन जब आप अपना पैसा मांगने जाइएगा साहब, कब जाइएगा, 31 मार्च 2023 में। 31 मार्च 2023 में, मैं माउस से लिख रहा हूं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। 31 मार्च 2023 में जब आप अपना पैसा मांगने जाओगे कि लाओ लाओ भैया, मैंने आपको 55 रुपया जो दिया था ना, उसका आप फेस वैल्यू देने वाले थे, यही तो बोला था आपने, ये लीजिए सिक्योरिटी साइन किया आपने, लिखित में दिया है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेरे हाथ में है, ये सिक्योरिटीज जो आप दे रहे हो, आप रिटर्न में जो देते हो ना वो बॉन्ड, तो वो बॉन्ड आप दिखाओगे कि मैंने आपको पैसे दिए थे, अब मेरा पैसा मुझे वापस दो क्योंकि इसकी मैच्योरिटी पूरी हो गई है। उस केस में साथियों आपको सरकार 100 रुपए देगी। लेकिन जब आप 55 रुपया दीजिएगा साहब, लेकिन 1 साल के अंदर आपको 40 कौड़ी नहीं मिलने वाला। अगर आप ये सोच रहे हो कि 55 रुपया मैंने दे दिया, अब हर महीना मुझे 10-10 रुपया सरकार देगी जेब के अंदर में, तो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। आपको जो भी पैसा मिलेगा कैश के फॉर्म में मिलेगा, और ईयर के एंड में मिलेगा। बीच में आपको कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला। तो आप एक तरह से समझिए फेस वैल्यू वाले बॉन्ड्स को डिस्काउंट प्राइस पे इशू कर लेते हैं, और उसके बाद जब उसको रिडीम करते हैं तो उसकी फेस वैल्यू पे रिडीम करते हैं। 0 कूपन बॉन्ड्स की सबसे बड़ी खासियत यही है, या एक तरह का बात इसमें यही है कि इस पे कोई भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। तो बस यही है आपका 0 कूपन बॉन्ड। अब बॉन्ड क्या होते हैं साथियों, तो बॉन्ड एक तरह का लोन होता है। अब आप पूछोगे सर ये बताओ, लोन तो ठीक है लेकिन लोन तो सर हमको मिलता है ना, तो इससे आप बॉन्ड और लोन में अंतर क्या है। जब ये भी लोन है, बॉन्ड है, तो आप बॉन्ड को बोल रहे हो लोन है, तो फिर दोनों में फर्क क्या हुआ साथियों। फर्क लोन और बॉन्ड में इतना ही है कि बॉन्ड भी एक प्रकार का लोन ही है, लेकिन यह आप बॉन्ड ट्रांसफर कर सकते हो किसी और पार्टी के नाम पर। लोन में आप ऐसा नहीं कर सकते। लोन अगर आपने ही लिया है तो आप ही बैंक को लोन चुकाइएगा, लेकिन बॉन्ड अगर आपने इशू किया है तो आप डिस्काउंट प्राइस पे बैंक से जाकर रिडीम कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि जो कॉमर्स वाले हैं या जिनका थोड़ा सा बैकग्राउंड रहा है कॉमर्स वगैरह का, तो वो इस चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। समझिए, जैसे मान के चलिए मैंने आपको बॉन्ड इशू करके दे दिया कि हाँ भाई आना, मैं पैसे आपके जो 100 रुपये हैं वो दे दूंगा, ठीक है। लेकिन जब 6 महीना हुआ तो आपके घर में कुछ जरूरत पड़ी, आपके घर में किसी की शादी हो या आपका कुछ जरूरी काम हो, आपका फोन टूट गया हो, आपको नया फोन लेना हो, कुछ भी काम पड़ा, आपको अर्जेंटली 100 रुपए की जरूरत पड़ी। ये 100 रुपए पे मैंने एक बॉन्ड में लिखित दिया था कि तुम आओगे लास्ट के मंथ के ईयर के एंड में, तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। ध्यान से समझिए,
बॉन्ड के ऊपर में मैंने लिखित दिया है कि मैं 1 साल के बाद 100 रुपए लौटाऊंगा उस केस में। लेकिन आपको 6 महीना, मैं बात समझिए, यहाँ 1 साल पूरा नहीं हुआ, अब 6 महीना में आपको पैसे की जरूरत पड़ा, तो मैंने तो लिखित में दिया था ना साहब। आप ये बॉन्ड उठा के कहां चले गए? बैंक चले गए। बैंक को बोला आपने कि लाओ भाई 100 रुपए लाओ, ये पैसा उधारी लिखा हुआ है इसके ऊपर में, ये जाके उस आम जिसका है उससे मांग लेना। बैंक ने कहा सुनो ना भाई, यहाँ फोकट में थोड़ी बैठा हूं, मुझे भी कुछ खर्चा पानी दो। बोला खर्चा पानी साहब, कैसा खर्चा पानी चाहिए आपको? तो बोला बैंक वाले ने, ई बॉन्ड का 100 रुपया तो नहीं देंगे तुमको, लेकिन 90% जरूर दे सकते हैं। अच्छा साहब, जब 90% दे सकते हैं तो तुम 10 रुपया रखना चाहोगे? हाँ, 10 रुपया हम जेबी में रखेंगे। तो बैंक अपना प्रॉफिट कमाने के लिए आपको 90 रुपया दे देगा, आप ट्रांसफर कर दोगे बॉन्ड उसके नाम पे। अब मसल पावर, जो पावर लगाना हो बैंक वाले को, वो बैंक वाला जाके पूरा हमसे 100 रुपया वसूल लेगा। तो यही है बॉन्ड की खासियत कि ये इजी टू ट्रांसफर है। बहुत तरह के बॉन्ड होते हैं, इसमें बहुत कम दिए गए हैं, लेकिन आप जाके रिसर्च कीजिएगा। बॉन्ड बहुत तरह के होते हैं, जैसे जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में मैंने पढ़ा है, इनकम बॉन्ड, सेटअप बॉन्ड, सेटअप डाउन बॉन्ड, फ्लोटिंग बॉन्ड, बहुत तरह के बॉन्ड्स होते हैं साथियों। मसाला बॉन्ड, ये बॉन्ड, जाके हर चीज़ के बारे में आप लोग एक बार रिलेटेड सर्च। इसके अंदर में 21 बॉन्ड दिए हैं, 21 बॉन्ड तो होते ही हैं, साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा मसाला बॉन्ड और ये सब जो किया गया है, ये इसी में टाइप होता है, समझ रहे हो? टाइप का भी टाइप होता है, बस उसके अंदर में आता है। तो कुल बॉन्ड 21 तरह के होते हैं, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो यूपीएससी में आपको पढ़ना है, वो सब चीज़ें आप एक जगह इकट्ठा कर लेना। कि जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में जैसे मैंने बताया, तो आप जाके इनकम बॉन्ड के बारे में जानिए कि भारत सरकार द्वारा कौन कौन से बॉन्ड जारी किए गए हैं। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो। बॉन्ड के फीचर्स दिए गए हैं, बॉन्ड के वैल्यूएशन दिए गए हैं, ये सब भी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब आइए मेंस का एक क्वेश्चन। मेंस का क्वेश्चन से पहले मैं एक बार सब कुछ रिकैप कर देता हूं। तो रिकैप यही था कि यूएस के अंदर में महंगाई 9.1% बढ़ चुकी है, भारत का खजाना खत्म हो रहा है। इस खजाने के खत्म होते के साथ भारत सरकार को पैसा चाहिए, भारत सरकार के द्वारा वैक्सीन लगाया गया, तमाम तरह की फैसिलिटी दी गई। उसके लिए भारत सरकार ने सिक्योरिटी को घोषणा की, और इससे मार्केट से भारत सरकार फंड राइज करेगी, ताकि अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भारत सरकार के द्वारा पूरा किया जा सके। और ये सिक्योरिटीज एनपीओ के द्वारा जारी की जाती हैं। एसएसई यानी सोशल सिक्योरिटी एक्सचेंज इसका एक तरह का एजेंट होता है। साथ ही साथ जीरो कूपन बॉन्ड होता क्या है, इस पे कोई भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलता है आपको, डिस्काउंट प्राइस पे आप इशू करते हैं, फेस वैल्यू पे रिडीम करते हैं, किसी भी प्रकार का 1 साल के अंदर में या जितना भी टाइम पीरियड हो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। यही सब चीज थी। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट में भी ये कहा गया था कि हम जो है डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फंड राइज करेंगे। बॉन्ड क्या होता है मैंने बता दिया, कितने तरह के बॉन्ड होते हैं बता दिया, फीचर्स बता दिया, वैल्यूएशन बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब मेंस का क्वेश्चन सुन लीजिए कि इंडिया ने जो पास्ट में बहुत सारा रिसेशन फेस किया है, बहुत ही मंदी फेस किया है, ये सब कारण यूएस के सेंट्रल बैंक के द्वारा होता है, क्योंकि उन लोग की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग को प्रॉब्लम होता है। तो क्या इंडिया कब तक ऐसे रिसेशंस को फॉलो करे, मतलब सफर करेगा? दूसरी की अर्थव्यवस्था से कब तक हम लोग खुद को नुकसान पहुंचाते रहेंगे? बड़ा सवाल है, 250 वर्ड के अंदर में लिखिएगा, 15 मार्क्स का सवाल है। आंसर राइटिंग जरूर किया कीजिए, क्योंकि इससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, इससे आपका प्री कवर होता है, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, आप चीजों को कैलकुलेट कर पाते हो। जो अपना काम नहीं करते हैं ना साथियों, उनका सिलेक्शन भूल जाइए कि आपका कभी भी सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि अगर आप मेहनत से भागते हो ना, तो यूपीएससी आपके लिए नहीं बना है। मैं अभी आया हूं बाहर से, 1-2 घंटे से बाहर था, मैं आया हूं, अभी आपका क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, और फिर मैं भी अपना पढ़ूंगा, आपको पढ़ाऊंगा फिर कल के लिए कुछ। तो मैं मेहनत कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं। बस आपने आपको मोटिवेट कीजिए कि आप कुछ पाना है, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ पाना है, अपने फैमिली के लिए कुछ पाना है, तब जाके आप मेहनत करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज ऐसे तो आप समय ही काटते रह जाइएगा। कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। बहुत सारे स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखिए अपना धन्यवाद, मुझे दे आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।